अस्सलामुअलैकुम। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो 2019 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो ये 2019 का क्वेश्चन है, सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें हम तीन बातों को डिस्कस करेंगे आज हम। इस क्वेश्चन में हम लोग सबसे नंबर 1 हम इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज पास करेंगे, नंबर 2 हम इसके इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे और नंबर 3 इसके हम बैलेंस शीट भी बनाएंगे। तो पहले हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से केयरफुली रीड आउट करेंगे और इसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस। नीचे दिया गया ट्रायल बैलेंस है ऑफ मिस्टर सलमान, जो कि मिस्टर सलमान का है। अ सोल ट्रेडर, जो कि अकेले कारोबार के मालिक हैं। सोल ट्रेडर से मुराद जो एक ऐसा कारोबार जिसका मालिक एक हो। एज ऑन दिसंबर की 31 तारीख को 2018 का ये डेटा है। अब ये ऊपर वाला जो एरिया होता है, जो टॉप का एरिया, ये ट्रायल बैलेंस कहलाता है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है ट्रायल बैलेंस है और नीचे इसके जो बॉटम के एरिया इसको हम कहते हैं कि एडजस्टमेंट है, यानी डेटा फॉर एडजस्टमेंट है। तो हम चलते हैं जरा ट्रायल बैलेंस को देखते हैं। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में हमें क्या बताया जा रहा है। ट्रायल बैलेंस में सबसे पहली चीज़ कैश है। कैश हमारे लिए एसेट है और ये 1 लाख का है। अकाउंट्स रिसीवेबल से मतलब वो पैसा जो हमें कस्टमर से लेना है, तो 40,000 है, ये भी हमारे लिए एसेट है। परचेजेस 1,11,300, वो माल जो हमने बेचने के लिए ख़रीदा उसको परचेजेस कहते हैं, तो ये 1,11,300 की है। इन्वेंट्री बिगिनिंग इन्वेंट्री का मतलब वो सामान जो साल के शुरू में पहले से मौजूद था, वो 10,000 का था। उसके बाद प्रीपेड सैलरीज 10,000, यानी प्रीपेड का मतलब क्या, जो एडवांस में हमने पेमेंट कर दी है। प्रीपेड जो पहले से पेमेंट कर दी है वर्कर्स को, जो हमने सैलरीज पे कर दी हैं, वो 10,000 है। ये प्रीपेड सैलरीज हमारे लिए एसेट है, क्योंकि जो भी रकम हम पहले से पे करते हैं वो आपके लिए एसेट होता है। फर्नीचर 65,000, ये भी हमारे लिए एसिड है। मशीनरी 1 लाख, ये भी हमारे लिए एसिड है। रेंट एक्सपेंस है 8,000, यानी आपने जगह वगैरह किराया दिया उसका रेंट एक्सपेंस वो 8,000 है। सेल्स रिटर्न एंड अराउंड 2,000, सेल्स रिटर्न से मुराद बेचा वो माल किसी वजह से वापस आ जाए, वो सेल्स रिटर्न और वो 2,000 है। इसके अलावा सेल्स डिस्काउंट हमें दिया 1,500, हमने अपने कस्टमर को किसी वजह से डिस्काउंट दिया, वो 1,500 रुपये का डिस्काउंट है। उसके अलावा अकाउंट्स पेबल नाम से जाहिर है, ये वो रकम जो हमें अदा करनी है, जो पे करनी है, वो हमारी लाइबिलिटी है। अकाउंट्स पेबल हमारी लाइबिलिटी है 42,000। इसके बाद दिया हुआ है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन मशीन का 10,000 है, यानी जो मशीन थी हमारे पास हम जाकर चेक करें वो 1 लाख की है और उसको अब तक जो हमने इस्तेमाल कर लिया वो 10,000 का इस्तेमाल कर लिया, यानी उसकी वैल्यू अब तक 10,000 कम हो चुकी है। उसके अलावा अलाउंस फॉर बैड डेट से 1,200, अलाउंस फॉर बैड डेट से मुराद वो रकम जो डूब जाएगी किसी वजह से, वो रकम जो हम क्लाइंट से अपने कस्टमर से वसूल ना कर सकें, उसको कहते हैं ये बैड डेट्स है। तो 1,200 का हमारे पास अलाउंस फॉर बैड डेट्स दिया गया है। इसके अलावा सेल्स है हमारे पास 2 लाख की, पूरे साल में जो हमने माल बेचा है वो 2 लाख रुपए का माल बेचा। परचेज डिस्काउंट हमारे पास 2,000 का है। परचेज डिस्काउंट से क्या मुराद, हमने जब माल खरीदा तो माल खरीदते वक्त जो हमें डिस्काउंट मिला वो 2,000 का डिस्काउंट है, जिसको परचेज डिस्काउंट कह रहे हैं। और कैपिटल है सलमान का, मालिक जो कारोबार में पैसा लगाता है उसको कैपिटल कहते हैं। तो कैपिटल यहाँ पर जो मालिक ने पैसा लगाया 1,92,600 है। अब ये दोनों साइड का टोटल है, डेबिट का टोटल 4,47,800 और क्रेडिट का टोटल भी 4,47,800। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड हमारे पास इक्वल है। अब हम एक काम करेंगे, डेटा फॉर एडजस्टमेंट को देखेंगे उसके अंदर क्या है। तो डेटा फॉर एडजस्टमेंट ऑन दिसंबर 31, 2018, तो दिसंबर की 31 को 2018 में जो डेटा फॉर एडजस्टमेंट दिया गया है, इसमें 5-6 एडजस्टिंग एंट्रीज हैं टोटल। तब हम 1 बाय 1 करके एडजस्टिंग एंट्रीज को पढ़ते जाएंगे, इन एडजस्टमेंट को पढ़ेंगे और इसकी एंट्रीज पास करेंगे। पहले रिक्वायर्ड देख लेते हैं। रिक्वायर्ड के अंदर कहता है एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज, कह रहा है एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज पास करें और या इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट, या तो ये काम कर लें या तो हम एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज पास कर लें, या अगर ये नहीं करना चाहते तो इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बना लें। दोनों में से एक काम कर रहे हैं, लेकिन अभी हम प्रैक्टिस के लिए क्लोजिंग एंट्रीज तो भी हम नहीं बना रहे हैं, हम 3 काम करेंगे। एडजस्टिंग एंट्रीज पास करेंगे, इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 करके एडजस्टमेंट को पढ़ते जाएंगे और इसकी एंट्रीज हम पास करते जाएंगे। तो सबसे पहले चूंकि ये क्वेश्चन है 2019 का, तो यहाँ हम लोग हेडिंग डाल देंगे 2019 का और ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, तो यहाँ लिख दिया हमने क्वेश्चन नंबर 8। अब हम क्या करेंगे, जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले कंपनी का नाम या पर्सन का नेम देखेंगे। मिस्टर सलमान, तो यहाँ हेडिंग डाल दी मिस्टर सलमान। अब पहला काम हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग एडजस्टिंग एंट्रीज पास कर रहे हैं। तो दूसरी हेडिंग हम मेंशन कर देंगे एडजस्टिंग एंट्रीज, तो ये दूसरी हेडिंग हमने यहाँ लिख दी एडजस्टिंग एंट्रीज। तो पहली हेडिंग हमने अपने पास डाल दी मिस्टर सलमान की, दूसरी हेडिंग एडजस्टिंग एंट्रीज।
फिर याद रखें एडजस्टिंग एंट्री बनती है साल के आखिर में, तो यहाँ पर लिखेंगे साल के आखिर की डेट फॉर द ईयर, यानी जो साल खत्म हो रहा है फॉर द ईयर एंडेड, और ये साल का आखिर है दिसंबर 31 और ईयर हमारे पास था यहाँ पर 2018, तो यह मेंशन कर दिया 2018। अब जो एडजस्टमेंट पास करते हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज हम बनाते हैं, वो जर्नल की शक्ल के अंदर बनती है। तो ये जर्नल बना रखा है। जर्नल का जो पहला कॉलम होता है ये डेट का होता है, लेकिन यहाँ चूंकि सीरियल नंबर है तो यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देंगे ये हमारे पास सीरियल नंबर का कॉलम बन गया। इसके बाद दूसरा कॉलम होता है डिस्क्रिप्शन का। डिस्क्रिप्शन के बजाय हम इसको पर्टिकुलर भी कह सकते हैं, तो यहाँ डिस्क्रिप्शन लिख दिया। इसके बाद एक कॉलम बनेंगे PR यानी पोस्ट रेफरेंस, और उसके बाद डेबिट, और लास्ट वन इज क्रेडिट। ये हमारे पास कॉलम बन गए जर्नल के। अब इसमें हम 1 बाय 1 करके तमाम की तमाम एडजस्टमेंट पास करते जाएंगे। तो पहली एडजस्टिंग की तरफ चलते हैं। पहली एडजस्टिंग एंट्री के अंदर बताया जाता है हमें मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वाज वैल्यूड 25,000। मर्चेंडाइज की जो कीमत लगी है वो 25,000 रुपये का माल अभी तक मौजूद है, जो कि साल के आखिर में दिसंबर की 31 तारीख को मौजूद है। अब हम एडजस्टमेंट की जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे तो एडजस्टमेंट की मैंने एक पूरी सीरीज बना रखी है, उसके 7 लेक्चर मैंने बनाया, तो उसमें जाकर आप देख लें। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की, एंडिंग इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट हमने बनाई थी। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की एंट्री हमेशा क्या बनती है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को हम करते हैं डेबिट, क्योंकि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमारे लिए एक तरह एसिड होता है, क्योंकि ये वो माल है जो साल के आखिर में बच गया, और जो बच गया वो हमारे लिए एसिड है। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग चली जाएगी डेबिट में 25,000, क्योंकि ये आपके लिए एसिड है और एसिड की नेचर डेबिट होती है। और बदले में हम लोग क्रेडिट करेंगे एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी को, तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट में जाएगी और एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी क्रेडिट में चली जाएगी, और इसका अमाउंट भी कितना लिखेंगे 25,000। असल में ये क्या चीज़ है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री तो हमारे लिए एसिड है, एसिड गया डेबिट में, और चूंकि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि इनकम स्टेटमेंट में भी जाती है, तो एक तरफ ये हमारे लिए एसिड है, दूसरी तरफ हमारी इनकम भी है, तो एसिड होने की वजह से डेबिट में गया और एक्सपेंस रेवेन्यू समरी क्रेडिट में चला गया। अब आप चाहें तो स्टूडेंट यहाँ पर एक्सपेंस रेवेन्यू समरी के बजाय इनकम समरी भी लिख सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी चाहे तो लिख सकते हैं। अब इसके नरेशन क्या लिखेंगे, हमने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को रिकॉर्ड कर दिया, यहाँ लिखेंगे टू रिकॉर्ड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, यहाँ पर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, तो यहाँ लिखा टू रिकॉर्ड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, और ये इन्वेंट्री है एंडिंग, तो यहाँ लिख दिया टू रिकॉर्ड मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। ये बन गई हमारी पहली एडजस्टिंग एंट्री। हर एंट्री को दूसरी एंट्री से सेपरेट करने के लिए जहां एक एंट्री कंप्लीट हो जाए उसके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दें। ये पहली एंट्री हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं दूसरी एडजस्टमेंट की तरफ। सैलरीज एक्सपायर्ड 6,000, 6,000 रुपये की सैलरी एक्सपायर, एक्सपायर का मतलब होता है एक्सपेंस, यानी जो हमने प्रीपेड अदा किया था। यहाँ देख लें हमने प्रीपेड सैलरीज पे करी थी और वो 10,000 की प्रीपेड हमने पे कर दिए थे, पहले से दिया था। वो जो 10,000 हमने पहले से रकम अदा करी थी उसमें से 6,000 रुपये की सैलरी एक्सपेंस होगी, खर्चा हो गई। अब देखते हैं हम यहाँ पर दूसरी एडजस्टिंग एंट्री क्या बना है। अब यहाँ आप कह रहे हैं जो आपने 10,000 रुपये दिए थे उसमें से 6,000 रुपये खर्चा हो गए। जो खर्चा हो गया वो आपके लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस की नेचर डेबिट है। ऊपर प्रीपेड है, नीचे एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस जाएगा डेबिट में क्योंकि खर्चा हो गया। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सैलरीज एक्सपेंस को उठाकर करेंगे डेबिट, तो यहाँ लिखेंगे सैलरीज एक्सपेंस डेबिट। अब अमाउंट कौन सा लें, ऊपर 10,000 है और नीचे बता रहे 6,000, तो याद रखिएगा ऊपर प्रीपेड है, नीचे एक्सपेंस है, जो खर्चा हुआ में उसकी एंट्री उसकी बनानी है। तो खर्चा हुआ 6,000 का, तो यहाँ लेंगे हम सैलरीज एक्सपेंस 6,000। अब सैलरीज एक्सपेंस तो चला गया डेबिट में क्योंकि खर्चा हो गया। अब प्रीपेड 10,000 था, 10,000 में 6,000 खर्चा हो गए, इसका मतलब प्रीपेड कम हो गया। एक तरफ एक्सपेंस बढ़ गया, दूसरी तरफ एसिड कम हो गया। एक्सपेंस बढ़ गया डेबिट में और एसिड कम हो गया तो वो क्रेडिट में जाएगा। तो हम यहाँ करेंगे क्रेडिट प्रीपेड सैलरीज को, तो सैलरीज एक्सपेंस चला गया डेबिट में और प्रीपेड सैलरीज चला जाएगा क्रेडिट में, और इसका अमाउंट लिखेंगे हम लोग 6,000। और नरेशन इसकी क्या लिखेंगे, टू एडजस्ट। हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं, किसको एडजस्ट कर रहे हैं, प्रीपेड को एडजस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ लिखा टू एडजस्ट प्रीपेड सैलरीज। ये बन गई हमारी दूसरी एडजस्टिंग एंट्री। अब ये एंट्री कंप्लीट हो गई, इसके नीचे भी लाइन ड्रॉ कर दें, क्योंकि जैसे ही एक एडजस्टिंग एंट्री कंप्लीट हो जाए तो उसको दूसरी एडजस्टिंग एंट्री सेपरेट करने के लिए एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे नरेशन के नीचे। चलते हैं तीसरी एडजस्टिंग की तरफ और तीसरी एडजस्टिंग एंट्री देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अनपेड रेंट 2,000। अब अनपेड का मतलब है अदा नहीं किया, यानी खर्चा हो गया लेकिन अदा नहीं किया। मैंने आपको बताया था एक्रूड अनपेड
आउटस्टैंडिंग पेबल, ये चारों का मतलब है कि ये खर्चा हो गया लेकिन अदा नहीं किया, तो रेंट एक्सपेंस हो गया हमारे पास 2000 का, जो कि हो तो गया लेकिन अदा नहीं किया। तो एक तरफ तो ये एक्सपेंस है, दूसरी तरफ लाइबिलिटी है। तो देखते हैं इसकी तीसरी एडजस्टिंग एंट्री हमारे पास क्या बनेगी। रेंट एक तरफ आपके लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस जाएगा डेबिट में, तो हम यहाँ करेंगे रेंट एक्सपेंस को डेबिट, कितना हुआ है 2000, तो यहाँ लिखा हमने रेंट एक्सपेंस 2000 से डेबिट। अब चूंकि ये अदा नहीं करा तो लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी की वजह से क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि एक्सपेंस की नेचर डेबिट है और लाइबिलिटी की नेचर क्रेडिट होती है। तो रेंट एक्सपेंस चले गए डेबिट में और रेंट पेबल चले जाएगा क्रेडिट में, और इसका अमाउंट लिखेंगे हम लोग 2000। तो ये बन गई हमारी तीसरी एडजस्टिंग एंट्री। इसके नरेशन क्या लिखेंगे, टू रिकॉर्ड, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पर, किसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, अनपेड, क्या था अनपेड, रेंट था, तो यहाँ लिख दिया हमने टू रिकॉर्ड अनपेड रेंट। तो ये बन गई हमारी तीसरी एडजस्टिंग एंट्री। अब आगे चलते हैं और अगली एंट्री की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं चौथी एडजस्टिंग एंट्री में क्या लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर इस एंट्री को सेपरेट करके क्लोज कर दिया। अब चलते हैं आगे, चौथी एडजस्टिंग एंट्री में लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन है, एक्सपेंस है फर्नीचर का 2000, यानी इस साल जो फर्नीचर हमने इस्तेमाल करा है और जो फर्नीचर की वैल्यू कम हुई है वो 2000 से कम हो गई। तो यहाँ बनाएंगे चौथी एडजस्टिंग एंट्री हमारी, और ये डेप्रिसिएशन की एंट्री हमेशा ये बनती है, डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस जाता है डेबिट में, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हम करेंगे डेबिट, और ये फर्नीचर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, ये कितना है 2000, तो यहाँ लिख दिया हमने 2000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। अब बदले में क्रेडिट क्या होगा, बदले में क्रेडिट होगा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट होगा, तो यहाँ लिखेंगे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और ये किसका है, फर्नीचर का, तो यहाँ हमने नाम मेंशन कर दिया कि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन फर्नीचर का 2000। अब ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो समझ में आ रहा है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस से एक्सपेंस चले गए डेबिट में। अब ये अलाउंस और डेप्रिसिएशन क्या है, देखिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक ऐसा एक्सपेंस है जो कि नॉन कैश एक्सपेंस है, यानी इसके बदले में हमारी जेब से पैसा नहीं जा रहा बल्कि हमारे एसेट की वैल्यू कम हो रही है। तो जितने भी नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं उसके लिए हम अलाउंस को जनरेट करते हैं। तो हमने क्या करा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट कर दिया और अलाउंस और डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर दिया। नरेशन क्या लिखेंगे इसकी, टू रिकॉर्ड, हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, किसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को, तो यहाँ लिख दिया टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब आगे बढ़ेंगे, अगली एंट्री देखेंगे, ये हो गई हमारी चौथी एडजस्टिंग एंट्री। ये एंट्री जैसी कंप्लीट हुई हम इसको भी सेपरेट करेंगे और इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये बन गया हमारी चौथी एडजस्टिंग एंट्री। अब चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर 5 पर और देखते हैं एडजस्टमेंट नंबर 5 में लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस से मशीनरी का 1000, यानी इस साल जो मशीन इस्तेमाल हुई और मशीन की वैल्यू कम हुई है 1000 से कम हो गई। तो जिस तरह हमने फर्नीचर की डेप्रिसिएशन की एंट्री बनाई है इसी तरह हम लोग बनाएंगे मशीन की एडजस्टिंग एंट्री। तो यहाँ करेंगे हम लोग एंट्री नंबर 5, डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस है और एक्सपेंस की नेचर डेबिट है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हम करेंगे डेबिट, और यहाँ जो अमाउंट दिया हुआ है एडजस्टमेंट एंट्री नंबर 5 में वो दिया हुआ 1000, तो यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 1000, और बदले में हम लोग क्रेडिट करेंगे किसको, अलाउंस और डेप्रिसिएशन को, तो यहाँ लिखेंगे अलाउंस और डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और ये अलाउंस और डेप्रिसिएशन किसका, ये मशीनरी का है, तो यहाँ लिखेंगे अलाउंस और डेप्रिसिएशन क्रेडिट मशीनरी का, और इसका अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 1000। तो ये हमारी बन गई 5वीं एडजस्टिंग एंट्री। यहाँ क्या लिखेंगे, टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, तो यहाँ भी लिख दिया आपने टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं और ये हो गई हमारी 5वीं एडजस्टिंग एंट्री, इसको भी कंप्लीट कर दें, तो इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दें ताकि ये एंट्री दूसरी एंट्री से सेपरेट हो जाए। ये 5 एडजस्टिंग एंट्रीज हो गई। अब चलते हैं एडजस्टिंग एंट्री नंबर 6 पर और उसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है, बैड डेट्स एक्सपेंस 800, यानी इस साल जो रकम डूब जाएगी हमारी, जो हमारे क्लाइंट या हमारे कस्टमर हमें नहीं देंगे वो 800 रुपये है। तो बैड, जिस तरह डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस है इसी तरह बैड डेट्स भी हमारे लिए एक्सपेंस है। तो यहाँ चलते हैं एडजस्टिंग एंट्री नंबर 6, इसको देखते हैं, और बैड डेट्स की एंट्री बनती है, बैड डेट्स एक्सपेंस चले जाएगा डेबिट में और इसके बदले में क्रेडिट होगा अलाउंस और बैड डेट्स, तो बैड डेट एक्सपेंस को हम करेंगे डेबिट और बदले में अलाउंस और बैड डेट्स को क्रेडिट करेंगे, और इसका अमाउंट है 800, तो यहाँ लिखेंगे 800 और यहाँ भी आ गया 800। अगर किसी स्टूडेंट को एडजस्टिंग एंट्री में कोई प्रॉब्लम हो तो वो जाकर एडजस्टिंग एंट्रीज वाले लेक्चर जो मैंने 7 एडजस्टिंग एंट्रीज के अलग अलग एंट्रीज बनाई हैं उसको देख सकते हैं। तो यहाँ नरेशन क्या लिखेंगे हम लोग, टू रिकॉर्ड, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पर किसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, बैड डेट्स को, तो यहाँ लिखा टू रिकॉर्ड बैड डेट्स, और बैड डेट्स हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस, तो यहाँ लिख दिया टू रिकॉर्ड बैड डेट एक्सपेंस। अब ये हमारी छठी एडजस्टिंग एंट्री कंप्लीट हो गई, इसके नीचे भी एक लाइन ड्रॉ कर दें, ये एंट्री अलग हो गई, इसको सेपरेट कर दिया आपने। तो पहला काम हमने कर लिया, अपने पास एडजस्टिंग एंट्रीज पास कर ली है।
अब हम क्या करेंगे, क्लोजिंग एंट्री तो अभी हम नहीं बना रहे, अब हम बनाएंगे इसका इनकम स्टेटमेंट। तो यहाँ चलते हैं और यहाँ इसका इस सवाल का इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। अब इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त वही काम हमें कर रहे हैं। सबसे पहले पर्सन का नेम या कंपनी का जो नेम है वो दिया जाए, वो यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। तो यहाँ पर है मिस्टर सलमान, तो सबसे पहले हेडिंग हमारे पास आ जाएगी मिस्टर सलमान की, मिस्टर सलमान। इसके बाद दूसरी हेडिंग हम लोग क्या बना रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट। तो यहाँ दूसरी हेडिंग हमारे पास आ जाएगी इनकम स्टेटमेंट की हेडिंग आ जाएगी। अब याद रखिएगा इनकम स्टेटमेंट जो बनता है हमेशा साल के आखिर में बनता है और ये पूरे साल का होता है। तो यहाँ हेडिंग आ जाएगी फॉर द ईयर, और साल ख़त्म हो रहा है, एंडेड। यहाँ देख सकते हैं वहाँ पर क्या डेट दी गई थी, दिसंबर की 31। तो यहाँ लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 और ईयर के बाद 2018 है। तो यहाँ लिख दिया फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2018। और ये हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ये 2019 का है, तो यहाँ लिख दिया 2000। इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त हमें सबसे पहला काम क्या करना है, अपने पास सेल्स लेनी है। तो यहाँ चेक कर लेंगे, सेल्स हमारे पास 2 लाख की है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, अपने पास यहाँ लेंगे सेल्स, और सेल्स हमारे पास 2 लाख की है। तो यहाँ रख दिया हमने सेल्स 2 लाख। अब सेल में से हमेशा हमें क्या काम करना है, 2 चीज़ों को माइनस करना है, सेल रिटर्न को, सेल डिस्काउंट को। तो हम देख सकते हैं सवाल में सेल रिटर्न भी है और सेल डिस्काउंट भी है। तो अब हमें काम करेंगे, सेल में से लेस करेंगे सेल रिटर्न को। तो यहाँ लिखेंगे सेल रिटर्न और सेल डिस्काउंट। तो पहले सेल रिटर्न ले लेते हैं। सेल रिटर्न आपके पास 2000 है, यहाँ ले लिया आपने 2000। और उसके बाद लेंगे सेल्स डिस्काउंट, और सेल्स डिस्काउंट जो हमारे पास है वो है 1500। तो यहाँ ले लेंगे 1500। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, सेल्स में से माइनस कर देंगे। तो अब एक काम करते हैं, इन दोनों को ज़रा प्लस कर लेते हैं, उसके बाद इसको करेंगे माइनस। तो प्लस करके चेक कर लेते हैं, अमाउंट आएगा 2000 1500, दोनों को प्लस करा तो ये बन गया हमारे पास 3500। अब क्या करेंगे, इसको इसमें से करेंगे माइनस। तो अब इसके लिए बना देते हैं ब्रैकेट, माइनस करेंगे। तो यहाँ बना दिए ब्रैकेट। अब 2 लाख में से हम क्या करेंगे, 3500 को करेंगे माइनस। तो 3 लाख में से 2 लाख में से 3500 को माइनस करें तो ये अमाउंट बच जाएगा 1,96,500। इसको हम कहेंगे ये हमारी नेट सेल्स है। यानी सेल्स में से जब सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट को माइनस करें तो जो अमाउंट बचेगा उसको कहेंगे आपकी नेट सेल्स। अब नेट सेल्स आ चुकी। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने माल बेचा है इसकी कोई ना कोई कॉस्ट होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसकी कॉस्ट को माइनस करना पड़ेगा। तो इसके नीचे हम लोग हेडिंग डालेंगे लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी जो हमने माल बेचा उसकी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स, उस माल की कीमत जो हमने बेचा सेल करा। तो अब हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे, क्योंकि सवाल में कहीं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें दिया हुआ नहीं है। अगर सवाल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया जाता तो यहाँ लिख देते, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है। तो हमने यहाँ क्या करा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की हेडिंग डाल दी। इसको अब अंडरलाइन कर देंगे ताकि यह हाईलाइट हो जाए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए मर्चेंडाइज इन्वेंट्री लेनी है। और कौन सी इन्वेंट्री लेनी है, ओपनिंग लेनी है। तो यहाँ लेंगे सबसे पहले हम लोग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री लेंगे बिगिनिंग या ओपनिंग, जो भी हो एक ही बात है। तो यहाँ देखते हैं बिगिनिंग इन्वेंट्री हमें दी हुई 10,000, तो हम यहाँ लिख देंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग 10,000। अब क्या करें, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग में हमेशा हमें क्या काम करना है, ऐड करना है परचेजेस को। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे परचेजेस को। तो यहाँ देख सकते हैं हमारे पास ये री परचेजेज है 1,11,300। तो ये हमने यहाँ लिख दिया ऐड परचेजेस 1,11,300, हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते। लेकिन हमने सवाल पढ़ा था, हमें सवाल के अंदर परचेज रिटर्न परचेज डिस्काउंट अगर होगा तो माइनस करेंगे। तो सवाल में परचेज डिस्काउंट था, तो जिस तरह हमने सेल में से सेल रिटर्न सेल डिस्काउंट को माइनस किया, इसी तरह परचेज में से परचेज रिटर्न को परचेज डिस्काउंट को माइनस करेंगे। तो पहले हम परचेज ले लेते अपने पास 1,11,300। अब इसमें से क्या करेंगे, लेस करेंगे जो परचेज डिस्काउंट हमें सवाल में दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे लेस परचेज डिस्काउंट। तो परचेज डिस्काउंट हमारे पास कितना, ये 2,000 है। तो पहले हम एक काम करेंगे, 1,11,300 में से 2,000 को करेंगे माइनस। तो यहाँ इसको करेंगे माइनस। तो 1,11,300 में से 2,000 को करेंगे माइनस। तो अमाउंट आएगा हमारे पास 1,09,300। इसको क्या नाम दे, इसको हम कहेंगे ये हमारी नेट परचेजेज है। नेट परचेजेज से क्या मुराद है कि हमने जो माल खरीदा लेकिन उसमें से हमें 2,000 की डिस्काउंट मिला, तो नेट परचेज का जो अमाउंट है वो ये अमाउंट बना। अब क्या हुआ, ये पहले का माल था, बिजनेस में पहले से मौजूद था, ये कंपनी ने खरीदा।
अब ये पहले का था, ये खरीदा, तो इन दोनों को प्लस कर लें तो हमें पता लग जाएगा कि गोदाम में स्टॉक में टोटल कितना माल था। तो अब हम एक काम करेंगे, इन दोनों को कर लेंगे प्लस, तो 10,000 में 1,09,300 को प्लस कर लें तो ये अमाउंट बन जाएगा 1,19,300। इसको हम बोलेंगे ये टोटल माल मौजूद है बिजनेस में, क्यों? बेचने के लिए। तो इसको हम कहेंगे टोटल मर्चेंडाइज या टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। तो यहाँ लिखेंगे मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल, यानी ये वो माल है जो बेचने के लिए मौजूद था। अब हम एक काम करेंगे, हमें ये पता लगाना है ये टोटल तो गोदाम में इतना माल मौजूद था, टोटल कंपनी के पास इतना माल स्टॉक में था, लेकिन इसमें से बिका कितना। तो हम एक काम करेंगे, इसमें से लेस कर देंगे वो माल जो बच गया, तो पता लग जाएगा कितने का माल बिका। तो इसमें से लेस कर देंगे हम लोग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, और कौन सी इन्वेंट्री? जो हमारे पास बच गई यानी एंडिंग। तो यहाँ लिखेंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग। तो चेक करते हैं जरा एंडिंग इन्वेंट्री। यहाँ आप देख सकते हैं एंडिंग इन्वेंट्री हमें डेटा फॉर एडजस्टमेंट में दी गई थी 25,000। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 25,000, यानी 1,19,300 का माल मौजूद था, जिसमें से 25,000 का माल बच गया। इसका मतलब बाकी माल बिक गया होगा। तो अब हम एक काम करेंगे, 1,19,300 में से 25,000 को क्या करेंगे? माइनस। तो देखते हैं हमारे पास अमाउंट कितना बचेगा। 25,000 को लेस करेंगे तो ये बन जाएगा 94,300। अब इसको क्या नाम दें? देखिए ये टोटल माल था 1,19,300 का, 25,000 का माल बच गया, इसका मतलब 94,300 का माल बिक गया। जो माल बिक गया वो 94,300 का था। इसी को हम कहेंगे ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी ये माल हमने बेचा उसकी कॉस्ट है। तो यहाँ लिख दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इसका क्या मतलब है? 94,300 की कॉस्ट थी और ये बेचा 1,96,500 का, तो माल कम का था, बेचा ज़्यादा का, तो आपको प्रॉफिट होगा। तो अब हम एक काम करेंगे, ये रही आपकी सेल, ये रही कॉस्ट। तो सेल में से कॉस्ट को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 1,96,500 में से माइनस करेंगे हम लोग 94,300 को, तो देखते हैं हमारे पास जो अमाउंट बचा वो बचा 1,02,200। इसको हम नाम देंगे प्रॉफिट। लेकिन ये कौन सा प्रॉफिट होगा? ये प्रॉफिट हमारे लिए कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि अभी इसमें से और खर्चे माइनस करने बाकी है। अब ये आ गया हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट 1,02,200। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे जितने भी एक्सपेंसेस हमने करे, यानी लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जो भी हमने कारोबार को चलाने के लिए खर्चे करे उन सारे खर्चों को क्या करेंगे हम? माइनस। तो यहाँ लिखेंगे लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब क्या करेंगे? अपने क्वेश्चन में हम जाकर चेक करेंगे वन बाय वन करके, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सारे एक्सपेंसेस को हम क्या कर देंगे? यहाँ पर माइनस करेंगे। तो चलते हैं जरा क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में यहाँ चेक करते हैं। सबसे पहला जो हमें नजर आ रहा है वो आ रहा है रेंट एक्सपेंस। तो यहाँ ले लेंगे हम लोग अपने पास रेंट एक्सपेंस, और रेंट एक्सपेंस का जो अमाउंट है वो दिया गया है हमें 8,000। तो यहाँ हम लिखेंगे पहले 8,000। अब नीचे जाकर हम चेक करते हैं, एक एडजस्टिंग एंट्री नंबर 3 थी, इसमें लिखा हुआ था अनपेड रेंट। अनपेड रेंट का मतलब मजीद खर्चा हुआ 2,000 का, तो 8,000 को ऊपर है, 2,000 का और हो गया। तो 8,000 में ये 2,000 क्या करेंगे? हम प्लस कर लेंगे, तो ये बन जाएगा टोटल 10,000। तो अब क्या बात समझ में आई? जो भी ऊपर एक्सपेंस होगा नीचे एक्रूड होगा, तो उसको क्या करेंगे? प्लस, क्योंकि ऊपर 8,000 का खर्चा था, नीचे 2,000 का मजीद हो गया, दोनों प्लस कर लिए, ये बन गया 10,000। इसके अलावा ऊपर कोई और एक्सपेंस नहीं है, सिर्फ एक ही एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस। अब हम चलेंगे डेटा फॉर एडजस्टमेंट में, और एडजस्टिंग एंट्री नंबर 2 देखें। सैलरी एक्सपायर्ड, एक्सपायर्ड का मतलब होता है खर्चा हो गया, तो हमें यही तो चाहिए जो खर्चा हुआ। तो ऊपर प्रीपेड था 10,000 का, प्रीपेड सैलरी 10,000, उसमें से आप कह रहे हैं 6,000 खर्चा हो गया, जो खर्चा हो गया वो आपको चाहिए। तो यहाँ ले लेंगे हम लोग सैलरीज एक्सपेंस लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर सारे के सारे एक्सपेंस चाहिए। और कितना खर्चा हुआ है? 6,000 खर्चा हो गया, तो यहाँ ले लिया हमने 6,000 का एक्सपेंस हो गया। तो दो खर्चे हो चुके हैं, रेंट एक्सपेंस भी हो गया, सैलरी एक्सपेंस हो गया। अब चलते हैं एडजस्टिंग एंट्री नंबर 4 में। एडजस्टिंग एंट्री नंबर 4 के अंदर लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फर्नीचर का 2,000 है, और एडजस्टिंग एंट्री नंबर 5 पे लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन मशीन का 1,000 है। हम चाहे तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, चाहे तो एक साथ प्लस करके ले लेते हैं। तो यहाँ मैं दोनों को प्लस करके एक साथ लूंगा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक है फर्नीचर का 2,000 प्लस, और मशीनरी का है 1,000, तो दोनों को प्लस करो तो ये बन गया 3,000, यानी टोटल 3,000 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। इसके अलावा एडजस्टिंग एंट्री नंबर 6 में हमें एक और एक्सपेंस नजर आ रहा है जो कि बैड डेट एक्सपेंस है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग अपने पास बैड डेट्स, और बैड डेट्स भी आपके लिए एक्सपेंस है, और बैड डेट एक्सपेंस का जो अमाउंट है वो आपके पास 800 है।
अब काफ़ी स्टूडेंट के ध्यान में ये बात आ रही होगी कि ऊपर अलाउंस और बैड डेट्स है या ऊपर अलाउंस और डेप्रिसिएशन, इसको क्यों नहीं ले रहे। देखिए याद रखें, इनकम स्टेटमेंट में अलाउंस और बैड डेट्स या अलाउंस और डेप्रिसिएशन नहीं जाता। इनकम स्टेटमेंट में या तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होगा या बैड डेट एक्सपेंस होगा, तो आपने ऊपर वाला जो अलाउंस और बैड डेट्स है वो नहीं लेना, ऊपर वाला अलाउंस और डेप्रिसिएशन नहीं लेना। इसके अलावा और कोई एक्सपेंस नहीं है, आप क्या करेंगे, इन चारों एक्सपेंसेस को कर लेंगे प्लस टोटल कर लेंगे, तो आपके पास ये आ जाएंगे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो 10,000, 6,000, 3,000 और 800 इन सबको प्लस कर लें तो ये हमारे पास बन जाएगा 19,800 बन गया। इसको नाम देंगे ये हमारे पास है टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, यानी ये हमने जो कारोबार चलाया उसको चलाने के लिए जो खर्चे करे वो है 19,800। अब क्या करें हम, 19,800 के एक्सपेंसेस हैं, ये रहा ग्रॉस प्रॉफिट, ये रहा एक्सपेंस। ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंस को लेस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आएगा। तो अब हमें काम करेंगे, 1,02,200 का ग्रॉस प्रॉफिट है और 19,800 के एक्सपेंसेस है, इनको माइनस करेंगे तो आपके पास जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को हम कहेंगे हमारा नेट प्रॉफिट है। तो 1,02,200 में से 19,800 को माइनस करा तो अमाउंट आया हमारे पास 82,400। तो यहाँ लिख दिया हमने 82,400। इस अमाउंट को हम कहेंगे ये हमारे लिए नेट प्रॉफिट। तो ये हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई, हमारा इनकम स्टेटमेंट बन गया। अब चलेंगे हम तीसरी रिक्वायरमेंट की तरफ और उसके अंदर हम बनाएंगे अपनी बैलेंस शीट। तो यहाँ हम बनाएंगे बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट की हमारी दो साइड्स होती हैं। लेफ्ट साइड को हम कहते हैं ये आपके लिए एसेट्स हैं, ये तमाम की तमाम के एसेट्स हैं, और राइट साइड को हम कहते हैं ये सारी की सारी हमारी इक्विटीज़ हैं। तो ये आ जाएंगे सारे के सारे एसेट्स यहाँ पर लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर इक्विटीज आ जाएंगी। अब बैलेंस शीट बनाते वक्त सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 2019 का, तो यहाँ लिख दिया 2019 और ये क्वेश्चन नंबर 8 है, तो यहाँ मेंशन कर दिया हमने क्वेश्चन नंबर 8। अब क्या करें हम, सबसे पहले जब भी हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट बनाते वक्त सबसे पहला काम हमें क्या करना है, कंपनी का नाम या पर्सन का नेम लिखना है। तो यहाँ पर जो पर्सन का नेम था वो था मिस्टर सलमान, तो यहाँ पहली हेडिंग हमारे पास आ जाएगी मिस्टर सलमान की। अच्छा, यहाँ आपने एक बात का खास ख्याल रखना है, जब भी आप पेपर में बैलेंस शीट बनाएं तो पेपर में आमने सामने के 2 पेजेस लीजिएगा, उससे बैलेंस शीट बनाइएगा। एक पेज पर ही बैलेंस शीट बन सकती है लेकिन बड़ी कंजस्टेड सी बन जाएगी। आपको एक बिल्कुल ऐसा काम करना है जिसमें प्रेजेंटेशन आपकी बिल्कुल ठीक रहे, तो आमने सामने के 2 पेजेस लीजिएगा, उसके ऊपर आप बैलेंस शीट बना लेंगे। तो अब यहाँ स्टार्ट करते हैं, बैलेंस शीट बनाने जा रहे हैं। अब बैलेंस शीट बनाते वक्त सबसे पहले हमने पर्सन का नेम लिख दिया मिस्टर सलमान, उसके बाद दूसरी हेडिंग हम लोग डालेंगे क्या बना रहे हैं, जो काम हम कर रहे हैं उसकी हेडिंग आती है। दूसरी हेडिंग डाल देंगे बैलेंस शीट की और तीसरी हेडिंग डालेंगे डेट, और ये बैलेंस शीट भी बनती है साल के आखिर में, एज ऑन, साल का आखिर है दिसंबर 31, 2018, तो यहाँ लिखेंगे एज ऑन दिसंबर 31 और यहाँ लिख देंगे 2018। अब याद रखिए जी, सबसे पहले हमें एसेट साइड्स ले रहे हैं हम। एसेट में 2 तरह के एसेट होते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे अपने पास करंट एसेट्स, तो यहाँ हम लोग हेडिंग डाल देंगे करंट एसेट्स की। अब करंट एसेट्स क्या होते हैं, वो एसेट्स जो या कैश हो या जल्दी कैश के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ऐसे तमाम एसेट्स को हम कहते हैं आपके करंट एसेट है। या वो एसेट जिनकी लाइफ 1 साल से कम हो, ऐसे तमाम एसेट को हम कहते हैं आपके करंट एसेट है। अब हम सवाल पढ़ेंगे और देखते जाएंगे 1 बाय 1 करके, जितने भी करंट एसेट होंगे सारे एसेट ले लेंगे। सबसे पहला हमारे पास जो करंट एसेट है वो है कैश, और कैश है 1 लाख, तो यहाँ लिखेंगे हम कैश, और कैश का अमाउंट लिख दिया हमने ये 1 लाख। अच्छा, ये एसेट है और ये करंट एसेट ले रहे हैं, और ये वाला जो कॉलम है इसको हम कहते हैं ये अमाउंट है, तो यहाँ हमने लिख दिया जी अमाउंट का कॉलम, और यहाँ पर भी हम लिख देंगे इक्विटीज है, और इक्विटीज के साथ ये कॉलम हमारे अमाउंट का कॉलम। तो अब चलते हैं जी, सबसे पहला करंट एसेट हमारे पास कैश हो गया। दूसरा एसेट अकाउंट रिसीवेबल, हमें पैसा लेना 40,000, ये भी हमारे लिए करंट एसेट होता है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग अकाउंट्स रिसीवेबल, क्योंकि ये पैसा हमें वसूल करना है, ये भी हमारे लिए करंट एसेट है। जिस तरह कैश हमारे लिए करंट एसेट है, अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट है, और ये 40,000। अब ये हमने यहाँ बाहर रखा, करंट एसेट को डायरेक्ट अमाउंट के कॉलम में नहीं लिया, क्यों, क्योंकि इसमें से कुछ रकम डूब भी गई है, तो वो पैसा जो हमें नहीं मिलेगा उसको हम करेंगे माइनस। तो अकाउंट्स रिसीवेबल में से लेस कर देंगे हम लोग अलाउंस और बैड डेट्स को। अलाउंस और बैड डेट्स का मतलब वो रकम जो डूब जाएगी, हमें नहीं मिलेगी, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग अलाउंस और बैड डेट्स। अब इसका बड़े ध्यान से ये बात समझिएगा, अलाउंस और बैड डेट्स की क्या ट्रीटमेंट होने जा रही है। हम जाकर सवाल में चेक करेंगे, अलाउंस और बैड डेट्स पहले से सवाल में दिया 1,200,
और यहाँ जाकर देखिए एडजस्टिंग एंट्री नंबर 6 के अंदर बैड डेट दिया हुआ 800, तो 1200 का पहले से 800 का ये हो गया, तो 1220 ये रहा, 800 ये रहा, दोनों को प्लस कर रहे हैं तो ये बन जाएगा आपके पास 2000। तो अब हम एक काम करेंगे 40,000 में से माइनस करेंगे 2000, ये दोबारा समझ लें 2000 कैसा है, 1200 अलाउंस फॉर बैड डेट पहले से, और ये 100 का और हो गया तो 1200 और 800 ये दोनों प्लस करें तो बन जाएगा 2000। तो क्या करेंगे 40,000 में से हम 2000 को क्या करेंगे माइनस, तो आप क्या करें यहाँ इसको माइनस कर लेंगे, इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो 40,000 में से 2000 को जब हम माइनस करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 38,000। तो यहाँ हमने अमाउंट लिख दिया 38,000। चलिए जी, दो करंट एसेट हो गए, कैश हो गया, अकाउंट रिसीवेबल हो गया। आगे चलते हैं, ये इन्वेंट्री है लेकिन ये बिगिनिंग इन्वेंट्री है, ये वो माल है जो साल के शुरू में मौजूद था, हमें वो माल लेना जो साल के आखिर में, तो यहाँ आ जाएगी, ये आगे जी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, ये एंडिंग इन्वेंट्री 25,000, तो वो माल जो साल के आखिर में बच जाए वो भी हमारे लिए एसेट होता है, और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग याद रखे ये भी करंट एसेट होता है, तो इसके नीचे हम लिखेंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, और ये इन्वेंट्री कौन सी होगी, एंडिंग होगी, तो यहाँ लिखा हमने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, यानी वो जो माल जो साल के आखिर में बच गया, जो बच गया वो हमारे लिए एसेट है, और ये भी हमारे लिए करंट एसेट है। तो ये करंट एसेट कितना है 25,000, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 25,000 की एंडिंग इन्वेंट्री। अब इसके बाद आगे चलते हैं, एंडिंग इन्वेंट्री के बाद चेक करते हैं कोई और करंट एसेट हमारे पास। प्रीपेड सैलरीज, प्रीपेड एडवांस में हमने पेमेंट करी है, तो जो पैसा हम एडवांस में देते हैं वो भी हमारे लिए एसेट होता है, तो प्रीपेड सैलरीज हमारे लिए करंट एसेट है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रीपेड सैलरीज। और ये जो प्रीपेड सैलरीज है इसका अमाउंट दिया हुआ हमें कितना 10,000, लेकिन अगर हम 10,000 लेंगे तो गलत हो जाएगा, 10,000 की प्रीपेड सैलरी है वो ले ली। अब आपको याद होगा इसमें से खर्चा हो गया था 6,000 रुपये, 6,000 खर्चा हो गया, तो 10,000 था, 6,000 का इसमें से खर्चा हो गया, तो बचा कितना 4,000। तो एसेट का मतलब यही है जो बचा बोले, तो 10,000 का प्रीपेड था, 6,000 इसमें से खर्चा हो गया, बचा कितना 4,000, वो यहाँ पर हमने ले लिया। तो हमारे पास करंट एसेट में कैश हो गया, अकाउंट रिसीवेबल हो गया, उसमें से बैड डेट्स को माइनस किया, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग है, प्रीपेड है। इसके अलावा सवाल में कोई और करंट एसेट नहीं है, फर्नीचर है, मशीनरी है, ये हमारे लिए फिक्स एसेट है। अब लिहाजा हम क्या करेंगे, इसके नीचे हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे अपने पास तमाम के तमाम फिक्स एसेट्स, तो यहाँ हेडिंग डाल दी हमने फिक्स एसेट्स की, और यहाँ हम लेंगे सारे के सारे अब अपने फिक्स एसेट्स, ये भी हेडिंग है, इसको भी हाईलाइट कर देंगे। अब फिक्स एसेट वो एसेट्स होते हैं जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो, तो वो तमाम ऐसे एसेट जिनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो वो तमाम फिक्स एसेट है। आइए ज़रा चेक करते हैं, सबसे पहला फिक्स एसेट हमारे पास फर्नीचर है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे फिक्स एसेट के अंदर ले लेंगे फर्नीचर, तो फर्नीचर की वैल्यू चेक कर लेते हैं पहले। फर्नीचर की वैल्यू हमारे पास है 65,000, तो यहाँ लिख दिया हमने फर्नीचर की वैल्यू 65,000। ये डायरेक्ट यहाँ क्यों नहीं लिया, क्योंकि फर्नीचर हमने इस्तेमाल करा था, इसकी वैल्यू कम हुई थी, तो जो भी डेप्रिसिएशन है इसको माइनस करेंगे। तो अब क्या करें, फर्नीचर में से लेस कर दें फर्नीचर का अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, तो यहाँ लिखेंगे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, और ये जो अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हमें लेना है ये लेना है फर्नीचर का। तो हम चेक करते हैं, यहाँ पर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन नहीं है तो मशीन का है, ये नहीं चाहिए हमें तो फर्नीचर के चाहिए। यहाँ चलते हैं, ये रहा डेप्रिसिएशन फर्नीचर का निकाला था हमने 2000, तो यहाँ हम लेंगे 2000 और इसको करेंगे इसमें से माइनस। क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन की वजह से वैल्यू कम होती है, और वैल्यू कम हो रही है तो इसको प्लस नहीं बल्कि क्या करेंगे माइनस। तो 65,000 में से हम 2000 को क्या करेंगे माइनस, तो अमाउंट हमारे पास बच जाएगा यहाँ पर 63,000। तो ये हो गई फर्नीचर की ट्रीटमेंट। अब इसी तरह एक और एसेट हमारे पास फिक्स एसेट वो की मशीनरी है, और मशीनरी की वैल्यू 1 लाख है, तो यहाँ ले लेंगे हम लोग फिक्स एसेट के अंदर मशीनरी, ये भी फिक्स एसेट है, तो यहाँ लिख दिया हमने मशीनरी। पहले हम क्या करेंगे मशीनरी की कॉस्ट देखेंगे, मशीनरी की कॉस्ट है 1 लाख, यहाँ लिखा हमने 1 लाख, और इसमें से क्या करेंगे जिस तरह हमने फर्नीचर में से डेप्रिसिएशन माइनस करा इसी तरह मशीनरी में से भी इसका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्या करेंगे हम माइनस करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको ये बात ज़रा अच्छी तरह से समझनी है कि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कैसे आएगा। अब अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन सवाल में मशीनरी का पहले से दिया हुआ है हमें, और यहाँ दिया हुआ है 10,000, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ भी हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाला था मशीनरी का 1,000, तो 10,000 ये रहा, 1,000 ये रहा, दोनों प्लस करने तो ये बन जाएगा 11,000, तो यहाँ हम लिखेंगे 11,000। तो अब हम क्या करेंगे इसमें से इसको क्या करेंगे माइनस, तो 1 लाख में से 11,000 को क्या कर देंगे हम माइनस करेंगे, तो देखते हैं अमाउंट कितना आएगा हमारे पास। ये अमाउंट बच जाएगा हमारे पास 89,000 का अमाउंट बचा। तो ये हो गए हमारे दो फिक्स एसेट, तो करंट एसेट भी सारे हो गए, फिक्स एसेट भी हमने तमाम ले लिए, इसके अलावा कोई और फिक्स एसेट नहीं है।
अब चलेंगे इसका टोटल हम बाद में करेंगे। अब आ जाते हैं इक्विटीज साइड पर। इक्विटीज का मतलब होता है कि अगर कारोबार में टोटल कितना जितना ही पैसा लगा वो एसेट है, ये कहाँ सोर्स ऑफ फाइनेंस, यानी ये पैसा कहाँ से आया है। या तो ये पैसा आपने जो बिजनेस में जितने भी एसेट लगाए हैं या तो ये कर्जा लेकर लगाए होंगे, ये मालिक ने खुद लगाए होंगे। तो हमें ये बताना है कि इस बिजनेस में कितना आपके पास कर्जा है और कितना पैसा मालिक ने लगाया है। तो इक्विटी साइड बनाने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, अपने पास हेडिंग डालेंगे और यहाँ लिखेंगे लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब ये होता है कि हमने कितना कर्जा लिया और कर्जा लेकर कितना पैसा कारोबार के अंदर लगाया। तो लाइबिलिटीज के अंदर चलते हैं और देखते हैं लाइबिलिटीज कौन कौन सी हैं। तो लाइबिलिटीज हम देख लेते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन को ज़रा और आकर देखते हैं अपनी लाइबिलिटी साइड पर। सबसे पहले आपको दिया हुआ है अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल हमारी लाइबिलिटी है 42,000, तो ये हमारी पहली लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी साइड पर हमने जाकर लिखा अपने पास अकाउंट्स पेबल, और ये अकाउंट्स पेबल का जो अमाउंट हमें दिया हुआ है ये दिया हुआ है 42,000। तो यहाँ रख दिया हमने अकाउंट्स पेबल 42,000। इसके अलावा चेक करते हैं कोई अगर बैंक का लोन हो, बैंक से कर्जा लिया, अगर होता नहीं है यहाँ पर, अगर होता तो वो भी आ जाता है यहाँ पर लाइबिलिटी साइड पर। इसके अलावा अब नीचे चलते हैं और एडजस्टिंग एंट्री नंबर 3 में देखते हैं अनपेड रेंट। अनपेड का मतलब खर्चा हो गया लेकिन अदा नहीं किया, तो इसका मतलब ये भी खर्चा है, अदा नहीं किया तो ये भी लाइबिलिटी है। तो हम अब एक काम करेंगे यहाँ पर, जिस तरह अकाउंट पेबल है इसी तरह रेंट पेबल भी लेंगे क्योंकि ये भी लाइबिलिटी और हमने अदा नहीं किया अभी तक। तो रेंट पेबल चेक कर लेते हैं। रेंट पेबल हमारा कितना है जी 2,000 है। तो ये दो लाइबिलिटीज हो गई बस हमारे पास, एक है हमारे पास अकाउंट्स पेबल, एक है रेंट पेबल, इसके अलावा कोई और लाइबिलिटी नहीं है। अब क्या करें, लाइबिलिटी लेने के बाद नीचे हेडिंग डालेंगे और हेडिंग में लिखेंगे हम ऑनर्ड इक्विटी। ऑनर्ड इक्विटी का मतलब होता है जो मालिक ने पैसा लगाया वो कितना है, तो यहाँ लिखेंगे ऑनर्स इक्विटी, मालिक का कितना पैसा लगा हुआ है। तो जाकर चेक करेंगे सवाल में, ऑनर्ड इक्विटी में जितना मालिक ने पैसा लगाया वो ले लेंगे। तो हम चेक करते हैं अपने क्वेश्चन के ट्रायल बैलेंस में, जो मालिक सलमान ने पैसा लगाया था कारोबार में 1,92,600, ये इसका कैपिटल है। तो हम एक काम करेंगे, ऑनर्ड इक्विटी के अंदर सबसे पहले हम लेंगे अपने पास कैपिटल, और कैपिटल का अमाउंट हमारे पास है 1,92,600। तो ये आ गया कैपिटल। यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि देखिए जो बैलेंस शीट बनती है इनकम स्टेटमेंट बनाने के बाद बनती है। तो अब हम जाएंगे इनकम स्टेटमेंट चेक करेंगे और इनकम स्टेटमेंट में चेक करें हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ 82,400। अब बताइए प्रॉफिट की वजह से क्या मालिक का कैपिटल बढ़ेगा या कम होगा, यकीनन बढ़ेगा। तो प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे। अब इसी तरह प्रॉफिट को इसमें ऐड करें, अगर लॉस होगा तो इसमें लेस करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट की वजह से कैपिटल बढ़ता है, लॉस की वजह से कम होता है। तो नेट प्रॉफिट हमारा हुआ था 82,400, तो यहाँ लिख दें 82,400 का हमारा प्रॉफिट है। तो इसको इसमें क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जो कैपिटल था कैपिटल के अंदर प्रॉफिट को ऐड करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट की वजह से कैपिटल बढ़ गया, बिजनेस बढ़ गया। तो 1,92,600 में 82,400 का जो प्रॉफिट है इसको ऐड कर दें, तो ये बन जाएगा हमारे पास 2,75,000। तो ये आ गया हमारे पास 2,75,000। तो ये आ गई आपके पास ऑनर्ड इक्विटी। अब लाइबिलिटीज भी हो गई, ऑनर्ड इक्विटी भी हो गई। अब एक काम करेंगे, सिंपली जाकर इन दोनों साइड्स का हम कर लेंगे टोटल और देखेंगे कि एसेट का टोटल हमारा कितना आया और इक्विटीज का टोटल हमारा कितना है। ये कर हमने इसके सामने इसका टोटल करेंगे और बिल्कुल इसके सामने एज इट इज पैरेलल जाकर इसका टोटल करेंगे। तो एसेट का टोटल जब हमने करा तो ये सारे एसेट को प्लस करा तो ये हमारे पास बन गया 3,19,000। ये आ गया एसेट का टोटल और ये आ गया इक्विटीज का टोटल भी 3,19,000। इसको नाम देंगे, ये हमारे पास है टोटल एसेट्स, और इसको नाम देंगे ये हमारे पास है टोटल इक्विटीज। तो ये हमने देख लिया अपना, आज हमने 2019 का क्वेश्चन डिस्कस करा। क्वेश्चन नंबर 8 था, इसमें हमने 3 बातें डिस्कस करी। सबसे पहले हमने देखा इसके एडजस्टिंग एंट्रीज हमने बनाई, 6 एडजस्टिंग एंट्रीज थी। उसके बाद इसका इनकम स्टेटमेंट बनाया और उसके बाद इसका हमने बना लिया बैलेंस शीट। तो ये तीनों काम हो गए। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, एक और नए क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो टिल देन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।